बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर 1 का भी मैंने आपको बताया था कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन तो थोड़े ही बनते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में काफ़ी थे, लेकिन एमसीक्यूज उसमें एक्सरसाइज में उस बुक के अंदर से चैप्टर में से काफ़ी बनते हैं क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत थोड़े एमसीक्यू। तो चैप्टर नंबर 2 में भी इसी तरह इसका भी वो क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन थोड़े हैं इसमें। और एमसीक्यूज बहरहाल इसमें से एक्सरसाइज में से काफ़ी एक्सरसाइज में से होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक्सरसाइज में से, लेकिन अंदर से भी कुछ छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो बन जाते हैं इंपॉर्टेंट सवाल, तो साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ये हमारा चैप्टर है जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ये ग्रुप नंबर 1 वाला ए और 2A जो है, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन की बात हम पहले चैप्टर में कर रहे हैं इसकी पोजीशन वगैरह के हवाले से, तो ये अब यहाँ पे बात इसकी नहीं होगी हाइड्रोजन की। लिथियम से लेके फ्रांसियम है और बेरिलियम से लेके रेडियम है, ये दो ग्रुप्स की जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह, जनरल ट्रेंड, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे ये लिथियम और बेरिलियम है, इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नीचे वाले मेंबर से नहीं मिलती, तो इस ना मिलने को, इस मिसमैचिंग को हम नाम देते हैं पेकुलर बिहेवियर का ना। तो ये डिस्कस करेंगे कि लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप में से क्यों नहीं मिलती और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मिलती हैं और कौन कौन सी जो वो नहीं मिलती। इसके अलावा हम कुछ कंपाउंड्स भी डिस्कस करेंगे जो इन्हीं अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हवाले से आ जाते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह और कुछ की प्रेपरेशन वगैरह आ जाती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, कास्टिक सोडा, इसकी प्रेपरेशन आपके है। इस तरह कैल्शियम के हवाले से लाइम जो है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं। बस यही जनरल है, बाकी तो जनरल प्रॉपर्टीज ही डिस्कस की हुई है। इसमें आपकी बुक पे जो क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं मैं उस पर मार्क करना, तो बाद में फिर आपके नोट्स में से शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नोट्स वैसे मैंने आपके बुक ग्रुप में शेयर कर दिए थे ताकि आप उसको देख लें, उससे साथ साथ तैयारी करते रहें। तो इसमें आप देखेंगे ना, तो एक तो ये फर्स्ट लाइन में इसका एमसीक्यू बन जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप के कहलाते हैं। तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। एक क्वेश्चन, दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है इनमें या तो फिल होता है और या फिर फिलिंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो उस वजह से ये इसको एस ब्लॉक है। ये हमने डेफिनेशन पहले चैप्टर में भी कर ली थी वैसे। उसके बाद सेकंड ये शॉर्ट क्वेश्चन था कि इन पहले बने ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, और दूसरे वाले जो है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ये एमसीक्यू भी है कि 1A ग्रुप को अल्कली मेटल्स और 2A ग्रुप को अल्कलाइन सर अर्थ आपकी स्क्रीन में नजर नहीं आ रही। जी, आपकी स्क्रीन में नजर नहीं आ रही सर। स्क्रीन शेयर तो की हुई मैंने। सर हमें नजर आ रही है। मुझे भी आ रही है नजर। वो बाकी बेटा आप देख लो को सेटिंग करा आपके मोबाइल पे को बटन शटन जिसमें शेयरिंग खत्म सर की मैं हो। सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें एक तो ये पॉइंट हो गया कि एमसीक्यू आपका कि फर्स्ट ए जो ग्रुप वाले इनको अल्कली मेटल कहते हैं और 2A वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं, ये एमसीक्यू हो गया।
शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये बनाते हैं कि अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। इसका आंसर एक तो ये लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ की पहली लाइन में कि नेम अल्कली केम फ्रॉम अरेबिक वर्ड विच मींस द एशेस। एशेस राख को कहते हैं ना। तो कहते हैं जो अरब्स में थे, द अरब्स यूज दिस टर्म फॉर दीज मेटल्स बिकॉज दे फाउंड दैट एशेस ऑफ प्लांट्स वर कंपोज चीफली ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। कि मुख्तलिफ प्लांट्स के जब वो बर्न करते थे तो उनकी ऐश वगैरह जो है उसको जब वो देखा जाता है तो उसके अंदर सोडियम और ये इनके जो एलिमेंट्स हैं ये मौजूद होते हैं, सोडियम के पोटेशियम के ये अल्कली मेटल मौजूद होते हैं, इस वजह से उसको अल्कली का नाम दिया हुआ। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है कि जो ये अल्कली मेटल्स है ना, जैसे यहाँ पे आपको सोडियम मेटल थी, यहाँ पे सोडियम को पानी में डालें तो ये रिएक्शन भी आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बना है, प्रोडक्ट बना है, वो बेस है, वो अल्कली है। तो चूंकि ये मेटल जो है पानी के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, बेसिक सोल्यूशन बनाती हैं, इस वजह से भी इनको अल्कली का नाम दिया जाता है। और शायद मैट्रिक में आपने ये क्वेश्चन किया होगा कि कुछ जो वो बेसिस जो पानी में हल हो जाती हैं उनको अल्कली कहते हैं, और वो बेसिस जो पानी में हल ना हो वो बेस तो कहलाती हैं लेकिन अल्कली नहीं कहलाती। तो ये सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड है, ये पहले ग्रुप के जो मेटल्स हैं, इनकी जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे पानी में हल हो जाते हैं, इस वजह से वो अल्कली कहलाते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस हैं और अल्कली कहलाते हैं। ये जो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। अल्कलाइन का मतलब होता है अल्कली लाइक, यानी वो पहले ग्रुप वाली तो अल्कली थी ना, पूरी की पूरी अल्कली थी और बेसिक थी, और ये वाले जो है दूसरे ग्रुप वाले ये अल्कली लाइक है, यानी अल्कली की तरह उस उतनी ज्यादा बेसिक ये भी बनती हैं लेकिन उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी वो पहले ग्रुप वाले थे। तो इसलिए फिर इनको नाम दिया अल्कलाइन के, ये अल्कली की तरह ही है कि कुछ ना कुछ पानी में ये सॉल्युबिलिटी रखते हैं, कुछ ना कुछ बेसिक सोल्यूशन जो है वो बनाते हैं, लेकिन वीक बेसिस होती हैं ये दूसरे ग्रुप वाली जो है ना, फर्स्ट ग्रुप। और अर्थ मेटल नाम इसलिए देते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं ज्यादातर, इस वजह से इनको अर्थ क्रस्ट का नाम देते हैं। इसका इस यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपकी अगले पैराग्राफ की ना सेकंड लास्ट लाइन जो है वहां पे लिखा हुआ है, दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल अर्थ बिकॉज दे प्रोड्यूस अल्कलीज इन वाटर, यानी ये भी अल्कली बनाते हैं, एंड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट में चूंकि पाए जाते हैं इस वजह से इनको फिर अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ये दो एमसीक्यू भी आपके बन जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक हो गए। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये भी बनता है, वैसे तो वो अक्रंस में आ जाएगा, यहाँ पे ना इसी पैराग्राफ की चौथी लाइन में लिखा हुआ ना, दीज आर वेरी रेक्टिव मेटल्स, कि ये जो पहले और अल्कली मेटल्स हैं उनकी बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा रेक्टिव मेटल्स हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी आगे हम बनाएंगे कि ये रेक्टिव क्यों होती है, उसका आंसर भी वहाँ लिखा हुआ है, वहीं पे इसको क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कहते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप जैसे यहाँ इसमें दी हो इलेक्ट्रॉनिक, ये जैसे लिथियम का 1s2 2s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। सोडियम की करेंगे तो नियान का तो आपको पता है 10 तक तो इसी में पूरे हो गए और फिर ये 3s1 आ गया। इसी तरह ये पोटेशियम का आर्गन तक 18, फिर आगे एक ये इसका एटॉमिक नंबर 19 आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। वैसे पास पेपर में आज तक इसका सवाल आया नहीं है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी कन्फिगरेशन वगैरह लिखें, लेकिन बहरहाल इसमें एक दो एमसीक्यूज है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे इसी अल्कली मेटल की हेडिंग की जो सेकंड लाइन है वहाँ लिखा है, ऑल अल्कली मेटल्स लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल टू फॉर्म मोनो पॉजिटिव M+ आयन। ये आपने एमसीक्यू में या तौर पे याद रखना है कि जो पहले ग्रुप की मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो लूज करते हैं तो M+ आयन बनाते हैं। आया तो नहीं आज तक वैसे, लेकिन ये एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा आगे उसकी वजह क्या बताइए, बिकॉज देयर आयनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी लो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो वो बहुत थोड़ी होती है। ये आपको याद होगा आयनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये चूंकि सबसे शुरू में है, इनका साइज अगले सारों से सबसे बड़ा है,
तो साइज सबसे बड़ा होने की वजह से आयनिश एनर्जी सबसे कम है, इस वजह से ये बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और ये आयनिश एनर्जी लो होने की वजह से ही, जो अभी हमने पीछे सवाल किया कि ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्यों है, तो वो भी यही, इसकी वजह भी यही है कि इनकी जो आयनिश एनर्जी की वैल्यू वो बहुत कम है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और दूसरे मालिक्यूल्स के साथ, दूसरी स्पीशीज जो भी हैं उनके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। उसके बाद है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं एंड शो +1 और इनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये शॉर्टकट से वैसे हमने पहले पीछे ग्रुप में भी किया था, फिर पहले चैप्टर में, कि अल्कली मेटल के जो हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड उन्हीं को कहते हैं जो उन दो एलिमेंट्स के दरमियान दो एलिमेंट ऐसे जुड़ रहे हों जिनका आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। तो चूंकि ये मेटल है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अब जब ये किसी भी नॉन मेटल से जुड़ेंगे तो वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी निस्बत से बहुत ज़्यादा होनी है, इस वजह से वो फिर नेगेटिव आयन बनाएगा और ये जो है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो हमारे पास फिर ये ओवरऑल जो है वो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है पहली लाइन के एंड पे कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लूज देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन M+2 आयन बनाते हैं बिकॉज देयर आयनिश एनर्जी वैल्यूज आर लो। इनकी भी लो ही होंगी ना, क्योंकि ये भी पीरियड के शुरू में ही आते हैं। अल्कली मेटल से चाहे थोड़ी कम होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी आयनिश एनर्जी, लेकिन उन अपने अगलों से इनकी आयनिश एनर्जी वैल्यू कम नहीं होगी। ये भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से आपने इसको रखना है। उसके बाद आता है जी अक्रंस ऑफ द अल्कलाइन। ये जो टेबल बने हुए ना, टेबल बनाए जरूर, लेकिन इसमें से एमसीक्यू वगैरह के हवाले से कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो हम याद करें या तो आने वाला हो ना, आज तक आया है, तो इसलिए टेबल्स को करने की जरूरत नहीं है। अक्रंस ऑफ अल्कली मेटल्स आ जाता है कि इसमें पहला पॉइंट अब यही है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी हमने पीछे बात की कि ये अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव क्यों थे। तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी द अल्कली मेटल्स अकर इन द नेचर इन द कंबाइंड स्टेट। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि अल्कली मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। कंबाइंड का मतलब कंपाउंड की शक्ल में, अकेली सोडियम मेटल नहीं पाई जाएगी, किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती है। तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है ये कंबाइंड स्टेट में क्यों पाए जाते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बताया कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव की रीज़न तो हमने ये शुरू में कर ली कि इनकी आयनिश एनर्जी की वैल्यू लो होती है, इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। दूसरी बात जो कंबाइंड फॉर्म में क्यों है वही आप बात करेंगे कि आयनिश एनर्जी लो होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये फिर फ्री फॉर्म में नहीं पाई जा सकती, ये कंपाउंड की शक्ल में ही पाई जाती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन चाहे ये पूछ ले कंबाइंड स्टेट में क्यों पाई जाती है, ये पूछ ले कि फ्री फॉर्म में क्यों नहीं पाई जाती, तो उसका आंसर फिर हम यही देते हैं जी कि रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से ये नहीं पाई जाती। उसके बाद है जी ये अगला पॉइंट ये बन है नन ऑफ द अल्कली मेटल इज फाउंड फ्री इन नेचर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर इसको बना ले कि क्यों फ्री नहीं पाया जाता, तो वही वाला आंसर आपको ऊपर वाला आ जाता है। यहाँ पे ये आपका एमसीक्यू है जी कि सोडियम और पोटेशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल्स हैं और ईच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो आपकी है अर्थ क्रस्ट ज़मीन की जो तय बनती है उसमें जो एलिमेंट्स वगैरह कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड काफ़ी सारे हैं और वो तकरीबन 2.4% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनते हैं। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट जो याद रखने वाला, वैसे तो पास पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ है और उस आए हुए एमसीक्यू ऐसे ही था कि डैश मेटल्स आर अबंडेंट अल्कली मेटल एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.4%। यानी परसेंटेज बता दी थी, मेटल का पूछ लें या मेटल बता दें सोडियम और पोटेशियम आर अबंडेंट अल्कली मेटल एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट -% ऑफ अर्थ क्रस्ट, और यहाँ पे खाली जगह कर लें 2.4 की जगह। अच्छा पॉइंट जो याद रखने वाला है ना वो यहाँ पे ये कि एमसीक्यू तो आया ईच के साथ ना, ये वर्ड लिखा ना, एंड ईच कॉन्स्टिट्यूट, यानी सोडियम का भी 2.5% है और पोटेशियम का भी 2.5% है। तो एमसीक्यू तो जब भी एक दफ़ा जो आया एक दो दफ़ा उसमें उसने ईच के साथ ही पूछा है, तो हमारा आंसर 2.4 ही था। लेकिन अगर वो इसको चेंज कर ले, ईच को हटा दे और सिर्फ क्या है कि बोथ का कलेक्टिवली बता दे, सोडियम और पोटेशियम दोनों का इकट्ठा बता दे, तो फिर हम 2.4 को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2.4 तो हर एक का है ना,
दोनों का इकट्ठा पूछेगा तो फिर 2.4 सोडियम का, 2.4 पोटेशियम का, तो टोटल मिला के वो 4.8 हो जाएगा। तो अगर कलेक्टिवली पूछे तो फिर आपने 4.8 को टिक करना है, और अगर ईच का करके पूछे तो फिर वो 2.4 वाली ऑप्शन हमारी ठीक है। उसके बाद ये आपका एमसीक्यू ही बन जाता है, सेकंड वाला जो है ना, इसी पर अगला जो जुमला लिखा है, मोस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन कंपोज्ड ऑफ most of earth crust is composed of insoluble aluminosilicates, यानी जो नेचर में पाए जाते हैं इनकी अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो इन अल्कली मेटल के एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट्स मतलब ये जैसे आपको ये सामने टेबल में ना आखिरी अलम स्टोन लिखा हुआ है, अब ये पोटेशियम सल्फेट है साथ एल्यूमिनियम सल्फेट है, और फिर ये तो ये एल्यूमिनो मतलब एल्यूमिनियम के कंपाउंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कंपाउंड है, वो एल्यूमिनियम सल्फेट जैसे या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में। और दूसरा पॉइंट हमारा बनता है सिलिकेट, जो कह रहा है ना एल्यूमिनो सिलिकेट, सिलिकेट का यहाँ जैसे ये देखिए बिराइल, ये नेक्स्ट जो ये टेबल दी ना इसके पहला मेंबर बिराइल लिखा हुआ है, बेरिलियम एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनियम भी और सिलिकेट भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये कहता है अल्कली मेटल को ज़्यादातर जो अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ये एमसीक्यू के तौर पे आपका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी एमसीक्यू है कि लिथियम डिपॉजिट्स यूजली इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स मिनरल्स, यानी वो कम्प्लेक्स टाइप के मिनरल्स बना के बैठा होता है। जैसे ये देखो ना, रॉक साल्ट में सोडियम क्लोराइड बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, सोडियम नाइट्रेट एक कटायन एक एनायन सिंपल कंपाउंड है। नेट्रॉन सोडियम कार्बोनेट, इधर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरक्स, यानी ये सिंपल सिंपल कंपाउंड नजर आ रहे हैं ना, ये KCl सिंपल कंपाउंड है। लेकिन ये जैसे कार्नालाइट है इसमें 2 साल्ट मिक्स हुए हुए हैं, अलमस्टोन में 1 2 3 कंपाउंड मिक्स हुए हुए हैं। इसी तरह ये टेरोना जो था सोडियम वाले केस में उसमें 2 कंपाउंड मिक्स हुए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं उसी तरह जो लिथियम है उसमें जैसे स्पोडोमीन पहला एक दिया हो इसका, उसमें लिथियम के साथ एल्यूमिनो सिलिकेट्स, उसका यानी एल्यूमिनियम भी और सिलिकेट भी उसके साथ मिक्स हुआ हुआ, तो यानी ये वो मिक्सिंग ऑफ साल्ट आ गए ना। तो ये कह रहा है कि भाई ज़्यादातर ये जो लिथियम के डिपॉजिट्स होते हैं ये कम्प्लेक्स मिनरल्स आ जाते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। उसके बाद है जी इसमें ये MCQ में बस ये स्पोडोमीन वगैरह एक ही है इसका, तो इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बहरहाल मैं इसको मार्क आपको करवा दूंगा जिसके आने के चांस हो सकते हैं। उसके बाद है जी लास्ट में इसका ना इसी आखिरी पैराग्राफ, इसमें एक MCQ बनता है आपका तीसरी लाइन में कि फ्रेंसियम हैज़ नॉट बीन फाउंड इन नेचर, कि फ्रेंसियम नेचर में नहीं पाया जाता, ये MCQ के तौर पे आपने याद रखना है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी, एक तो ये लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर हुआ है, नेचर में नहीं पाया जाता। दूसरा इज वेरी अनस्टेबल, सो वेरी लिटल इज नोन अबाउट दिस मेटल, इस मेटल के बारे में हमारे पास केमिस्ट्री भी बहुत थोड़ी इसकी पता है हमें, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। तो जो स्टेबल नहीं है तो उसके हम कैसे रिएक्शन करवा के पता चल सकते हैं कि ये क्या करेगा और क्या इसके कंपाउंड होंगे। तो यानी यहाँ पे एक तो MCQ हो गया आपका कि फ्रेंसियम जो है वो नेचर में नहीं पाई जाती, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। सारी अल्कली मेटल में से फ्रेंसियम वायद अल्कली मेटल है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, नेचर में नहीं पाई जाती। दूसरा, और ये वायद ही है जो अनस्टेबल भी है, ठीक हो गया। और तीसरा, कौन सी अल्कली मेटल है जिसकी केमिस्ट्री के बारे में हमें इतना पता नहीं है, वो भी यही फ्रेंसियम आ जाएगा। तो ये 3-4 MCQ आपके यहाँ पे बन जाते हैं इसके हवाले से। हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि वाई डू वी नॉट नो मच अबाउट द फ्रेंसियम, क्या हम फ्रेंसियम के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में हमें इतना क्यों नहीं पता। तो उसका फिर आंसर आप यही देते हैं कि जनाब ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, ये वेरी अनस्टेबल है, तो जिसकी वजह से इसकी केमिस्ट्री का हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद है जी अक्रंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब ये अल्कली मेटल थी, ये सेकंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाती। इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें तो आपका पॉइंट कोई नहीं इतना खास बनता, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका जैसे उसमें था कि बीइंग वेरी रिएक्टिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आल्सो डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह बनाया जा सकता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाई जाती हैं, कंबाइंड फॉर्म में क्यों पाई जाती हैं। तो उसका आंसर फिर हम यही देते हैं कि चूंकि इनकी आयनस एनर्जी की वैल्यू लो होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाती बल्कि कंपाउंड की शक्ल में पाई जाती है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें ये पहली लाइन, ये एमसीक्यू आपका है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं उनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये ज़्यादा अबंडेंट हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर बाकियों की निस्बत से। एक हो गया दूसरा, outer portion of earth was originally in the form of silicates and aluminosilicates of alkaline earth metal, यानी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें ये जो इनके कंपाउंड पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, या तो वो सिलिकेट्स हैं सिंपल, और या फिर वो एल्यूमिनोसिलिकेट्स की शक्ल में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये भी एमसीक्यू हो गया जी। फिर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद सोडियम एंड पोटेशियम आर प्रेजेंट इन द रॉक्स एज कैटायन, ये रॉक्स में पाई जाती हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिस तरह सोडियम और पोटेशियम भी पाई जाती हैं, ये भी दोनों का, ये चार मेटल्स आ गए। तो ये एमसीक्यू आ गया कि रॉक्स के अंदर कौन कौन सी मेटल पाई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका एमसीक्यू है कि मैग्नीशियम हैलाइड्स आर फाउंड इन सी वाटर, मैग्नीशियम के हैलाइड जो हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं, जो हम कहते हैं ना समंदर का पानी बड़ा नमकीन होता है, तो उसमें मैग्नीशियम के हैलाइड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह, मोस्टली मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। और दूसरा एमसीक्यू का मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, ये पास पेपर में भी एमसीक्यू शायद आया हुआ है, नज़र से गुजरा है मेरे, कि उसमें उन्होंने पूछा था कि क्लोरोफिल में कौन सी अल्कली मेटल पाई जाती है, तो वो मैग्नीशियम आती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी पाई जाती है, वो मैग्नीशियम आ गई। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनता है जी वो तीसरी लाइन अगले पैराग्राफ की, कि कैल्शियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अक्कर्स इन स्केलेटल मटेरियल, ये स्केलेटल मटेरियल में कौन सी मेटल पाई जाती है, ये कैल्शियम है, ये एमसीक्यू आ गया। और स्केलेटल मटेरियल से मुराद बोन्स हैं, टीथ हैं, सी शेल्स हैं, एग शेल्स हैं, इनके अंदर ये कैल्शियम पाया जाता है। लास्ट इसमें एमसीक्यू है, रेडियम इज द रेयर एलिमेंट एंड इट इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव नेचर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका भी हो सकता है कि रेडियम की जो इसकी केमिस्ट्री का भी हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, उसकी वजह यही है कि ये रेडियो एक्टिव है, और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं कि जो रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा वगैरह मिट करते रहते हैं, और उस मिशन की वजह से वो किसी और एलिमेंट में बदल जाते हैं, तो जब वो बदल जाता है तो खुद वो रहा ही नहीं, तो फिर उसकी केमिस्ट्री का हमें पता नहीं चलता। तो जिस तरह फ्रेंसियम का हमने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया कि उसकी केमिस्ट्री का क्यों पता नहीं है, तो हमने कहा कि वो अनस्टेबल है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। इसी तरह इसकी भी सवाल हो सकता है कि इसकी केमिस्ट्री का क्यों पता नहीं है, तो हम बताते हैं कि ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाता है, इस वजह से हमें फिर उसकी केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो पाया। तो ये इसमें मेन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जी, इसके क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं आपके इन दो टॉपिक्स के हवाले से नोट्स में से, ये आपके नोट्स इस टॉपिक के हवाले से। इसमें तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी काफ़ी सारे, ये मैं ये भी करवा देता हूँ, और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ये जो चार मेटल दिए इनमें से कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल को बिलोंग नहीं करता, तो बेरिलियम, रेडियम और बेरियम, ये तीनों आपके दूसरे ग्रुप में मौजूद है ना, ये बेरिलियम पहला है, बेरियम ये सेकंड लास्ट है, और रेडियम लास्ट वाला है। और चौथी ऑप्शन उसने दी थी रेडॉन की, तो रेडॉन आपकी ये नोबल गैसेस वाला जो ग्रुप है ना, उसमें आखिरी मेंबर आर एन रेडॉन आ जाता है, तो रेडॉन फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बिलोंग नहीं करता, तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे डी थी। विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी, इसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हीट हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशियो पे, जितना चार्ज ज़्यादा हो और साइज छोटा हो उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इन चारों में कंपेयर करें तो सोडियम और सीजियम आपको पता है पहले ग्रुप में से, अल्कली में से, इनका साइज बड़ा होगा, दूसरे ग्रुप वालों का साइज छोटा होगा, एक पॉइंट हो गया। तो इन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सोडियम और सीजियम से। दूसरा, इनका चार्ज देखें तो सोडियम सीजियम में +1 है और बेरियम और मैग्नीशियम में +2 है, तो चार्ज भी इनका ज़्यादा, साइज भी इनका उन दोनों से ज़्यादा होगा, इस वजह से वो दो ऑप्शन तो गई। अब सी और डी में से आप कंपेयर कर लेंगे इसमें साइज किसका छोटा और किसका बड़ा, क्योंकि चार्ज तो दोनों का सेम आ रहा है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो मैग्नीशियम ऊपर है, इसका साइज छोटा है, और बेरियम नीचे है, इसका साइज बड़ा, तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा, तो उस वजह से उसकी चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये चौथी ऑप्शन हमारी बनती है इसमें।
उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली मेटल, कौन सी इसमें से अल्कली मेटल नहीं है। फ्रेंसियम अभी हमने बात की, आखिरी मेंबर था। सीजियम ये ऊपर आ गई, और रुबीडियम और रेडियम। ये आप देखेंगे तो इसमें रुबीडियम तो था ना, ये सीजियम से ऊपर है। फ्रेंसियम एंड वाला अल्कली मेटल में ग्रुप में सीजियम, फिर रुबीडियम, ये तीनों अल्कली में आ गए। और रेडियम जो है ये आपका आ गया उसमें लास्ट वाले में ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अल्कली, तो आपका ये चौथी ऑप्शन रेडियम की आ जाएगी। उसके बाद है एलिमेंट सीजियम जो है बेयर्स रिजेंबलेंस विथ, के सीजियम एलिमेंट की किसके साथ मैचिंग करता है ना, रिजेंबल किसके साथ करता है। तो इस रिजेंबलेंस में हमारे पास आ जाता है जी कैल्शियम है, फिर क्रोमियम है, फिर बोथ ऑफ दीज है, फिर नन ऑफ दीज है। कैल्शियम तो आपको पता है दूसरे ग्रुप में ना, सीजियम पहले ग्रुप में अल्कली मेटल है, कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और क्रोमियम आपको पता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये देखो ना, कैल्शियम ये आ गया दूसरे ग्रुप में, और इसी पीरियड में आगे चलते जाएं तो ये 24 नंबर पे क्रोमियम सी आर मौजूद है। तो यानी क्रोमियम भी और कैटेगरी, कैल्शियम भी है, तो आगे कहते हैं बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो हमारी ऑप्शन फिर नन ऑफ दीज आ जाएगी, चौथी ऑप्शन हो जाएगी। वैसे बोर्ड में ये नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन जो होती है ना, ये कम नहीं आती। आजकल एमसीक्यूज जो है ना इस तरह के नहीं आते, चारों ऑप्शन होती हैं उनमें से एक को टिक करना होता है। ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज वाली मोस्टली नहीं होती। तो मे बी अगर ये एमसीक्यू दें तो इसको ज़रा बदल लें। अच्छा जी, उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये डिफरेंस बिटवीन अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और उसके बाद बाकी ये पहले वाला ना इंट्रोडक्शन वाले के हवाले से जो पास पेपर में सवाल शायद ये नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि आने के चांस हैं इसके। अक्रंस ऑफ अल्कली अर्थ मेटल में हमारे पास ये दो एमसीक्यूज हैं जो आ जाते हैं इसमें। पहला है चाइल्ड साल्ट पीटर हैज केमिकल फार्मूला, चाइल्ड साल्ट पीटर का केमिकल फार्मूला क्या बनता है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये चाइल्ड साल्ट पीटर ना, ये टेबल में दिया हुआ सोडियम का दूसरे वाला ना NaNO3 जो है, तो ये हमारी ऑप्शन बन जाती है यहाँ पे NaNO3 की, ए ऑप्शन पहले वाली आ जाए। द और कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर हैज द जर्नल नेम, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर का क्या नाम है, तो इसको जिप्सम कहते हैं। ये भी आपका ये इधर दूसरे वाला जो टेबल था ना, ये सेकेंड वाला, इसमें ये जिप्सम, कैल्शियम के नीचे जिप्सम लिखा दूसरे नंबर पे ना, कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर, ये जिप्सम आ जाता है। इसमें भी हमारी ए ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल, या वाई अल्कली मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, या वाई अल्कली मेटल्स आर नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है। तो उसमें हम कहते हैं कि इनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, क्यों, इनकी आयनस एनर्जी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ये कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं। दूसरा ये भी एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है जी कि अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, या वो कंबाइंड फॉर्म में क्यों पाई जाती हैं, या वो फ्री फॉर्म में क्यों नहीं पाई जाती। तो उसकी आंसर भी सेम यही रीज़न है कि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और क्यों आयनस एनर्जी इनकी कम है, इस वजह से ये कंपाउंड की शक्ल में पाए जाते हैं। वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर अमंग द रेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी एक्सरसाइज का सवाल है कि इनको रेक्टिव क्यों कहते हैं। तो वो फिर वही बात हमने करनी है कि इन दोनों की रेक्टिविटी ज़्यादा इसलिए कि ये दोनों के आयन एनर्जी की वैल्यूज बहुत कम है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देते हैं और दूसरों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। उसके बाद है ये आपको उसने ना हाँ शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए कि सोडियम के ओर्स बताएं, लिथियम के बताएं, पोटेशियम के बताएं, मैग्नीशियम के बताएं, कैल्शियम के हैं, पोटेशियम, बेरियम, सारों के लिख दिए। लेकिन इसमें ना कुछ आपको बोल्ड नज़र आ रहे होंगे, कुछ बोल्ड नहीं है। जैसे ये चाइल्ड साल्ट पीटर लिखा हुआ है, बोल्ड है, नेट्रॉन बोल्ड है, ट्रोना बोल्ड नहीं है, बोरक्स बोल्ड किया हुआ है। ये स्पुडोमीन, ये दोनों बोल्ड किए हुए हैं। ये मैग्नीसाइड, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट आ गया, जिप्सम आ गया। ये जो बोल्ड किए हुए ना, ये असल में वो कंपाउंड्स हैं जिनके एमसीक्यूज के तौर पे आने के चांस हैं। वैसे तो पास पेपर में एमसीक्यू जब भी आया ना, तो ये जो भी हमने चाइल्ड साल्ट पीटर का एमसीक्यू किया था अभी, ये वाला
21 वाला या 22 वाला, यही आते हैं। इस तरह इसमें से टेबल में से उठा के ऐसे ही कोई दे दें और पूछ लें उसका नाम क्या है, या नाम दे के फार्मूला पूछ लें, ऐसा नहीं आया। लेकिन आने के चांस तो हैं, तो उस हवाले से फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से लग रहे थे वो मैंने बोल्ड कर दिए। तो अब ये जो बोल्ड वाले हैं इनको ज़रा अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, मे बी पेपर में एमसीक्यू के तौर पे ये आ जाए, अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो फिर उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये एक्सरसाइज के सवाल हैं दोनों, उसमें अल्कली में सिर्फ इनके नाम आपने लिखने, तो ये नाम ज़रूर याद कर लें। एक्सरसाइज में चूँकि क्वेश्चन दिया है तो कोई पता नहीं है, आपसे पूछ लिया जाए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन वही फ्रेंसियम और रेडियम का जो हमने अभी किया था कि इनकी केमिस्ट्री जो है वो हमें इतनी ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि फ्रेंसियम की स्टेबिलिटी कम है और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, इस वजह से नहीं पता चलता। तो यहाँ तक ये आपका मुकम्मल होता है जी। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं।